पेस मेकर कब लगाना चाहिए? 3 सेकंड के अगर गैप होता है तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाता और बेहोशी होती है। यस सर। खून गाढ़ा होता है, प्लाक रप्चर होता है, अटैक हो जाता है। तो स्टेंट डलता है अगर किसी की ब्लॉकेज ज़्यादा है उसको रिलीफ करने के लिए। जी। तो क्या होता है आजकल, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, छाती में कहते हैं जी मुझे भारीपन है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, पसीना आया, टिपिकल सिम्टम्स भी कई बार नहीं होते। जी जी जी। और वो हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं कि भाई इनको अटैक चल रहा है। हाँ। और हम ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, ट्रोपोनिन हार्ट अटैक का टेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक आता है तो तुरंत उसी टाइम में उसको एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाला जाता है, ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। कि और आम तौर पे जो बच्चे आ रहे हैं या जो इवन लेडीज भी मैंने सुना है कि आजकल की जी नमक बिल्कुल बंद कर दो, वो बिल्कुल फीकी सब्जी खाने लग गए। क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी है वर्ल्ड में, एक ही सोसाइटी है जो कि एक ट्राइब है रफली, जिन्होंने कभी सॉल्ट नहीं खाया। कुकिंग में जितना सॉल्ट डलता है, क्योंकि हमारी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है तो हमें उतना सॉल्ट डालना चाहिए। लेकिन ऊपर से सॉल्ट एडिशनल वो नहीं, क्योंकि वो दूसरा वाइट पॉइजन है। जो ये आपके सॉसेस, चटनीज, इवन आपके जो ये होते हैं चाइनीज फूड, फिर ये जो मोमोज खाते हैं उसके साथ जो सॉस में चटनी में डिप करके, सोया सॉस, ऑल ऑफ दीज हैव हाई सॉल्ट। प्रोटीन भी जो है आजकल वो जो वे प्रोटीन आते हैं उनको खाने लग गए। ये जो आपका प्रश्न था, ये जो वे प्रोटीन और ये जो बिक रहे हैं उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, टोटली हार्मफुल है क्योंकि दे कैन हार्म द किडनीज। तो डाइट में जैसे हम कहते हैं घी मक्खन परहेज होना चाहिए। दूसरी बात है कि ज़्यादा मीठा खाने का फायदा नहीं है। तो शुगर इज एक्चुअली वाइट पॉइजन। यस। ऑलिव ऑयल एज सच अच्छा है, लेकिन उसका जो है आप अगर कुकिंग, इंडियन कुकिंग करेंगे धुआं निकलता है। बट ऑलिव ऑयल एज सच कुकिंग के लिए इज नॉट ए गुड ऑप्शन। जो साउथ में वो लोग बहुत कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट केरला में, तो वहाँ इट्स कोकोनट हार्ट डिजीज, डिफ्यूज हार्ट डिजीज होती है, ब्लॉकेजेस बनती है। ये गलत समस्या है। अल्कोहल को लेके मिथ है कि अल्कोहल इज प्रोटेक्टिव, इट इज नॉट। यस। अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड। उसका कोई भी पॉजिटिव बेनिफिट हमारे साइंस में नहीं है। यस। आप डॉक्टर साहब आपने बाकी मैं मिस कर गया था इस क्वेश्चन को, और ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और ये मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स में भी हमने ये सुना है कि यार अगर 2 पैक ले लिए जाए तो ये तो हार्ट के लिए अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज टू दैट। इट कैन लीड टू क्रॉनिक इज हार्मफुल इज हार्मफुल। हाँ, अब लोग जो कर रहे हैं दे कैन नॉट स्टॉप, एटलीस्ट दे शुड गो टू मॉडरेशन। वो तो फिर वही है सर, वो गाना है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हमारे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, जिनको हम इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, डॉक्टर संजय कुमार चुग जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में। और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। आपने बहुत समय निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर्स का टाइम बहुत ही कीमती है जी। और बहुत से पेशेंट्स आपकी वेट कर रहे होते हैं। इसके बावजूद आपने समय निकाला, तो मैं अपने पूरे चैनल की तरफ से और जितने भी हमारे दर्शक देखने वाले हैं उन सब की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इससे पहले कि हम सर आपसे चर्चा शुरू करें, डॉक्टर चुग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आजकल ये पहले एम्स में थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, और आजकल ये आकाश सुपर स्पेशलिटी जो द्वारका में हॉस्पिटल है उसमें ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारा पहला जो ये पॉडकास्ट हमने जो स्पेशलिस्ट के लिए रखा है उसमें आपने समय निकाला हमारे पास आए। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे मेरा प्रश्न है, जो क्योंकि आप मुझे बिल्कुल नौसिखिया ही मान लें, हमारे बॉडी में जैसे वैसे तो हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है, ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें 4 हिस्से ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें से पहला नंबर हार्ट है, उसके बाद लंग्स हैं, लीवर है और ब्रेन है। तो जो सबसे हार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हार्ट डेड तो मीन्स आदमी इज डेड। तो सर मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि एक्चुअली हार्ट है क्या? क्या ये मसल्स है या कोई बोन्स की बॉडी है, या ये काम कैसे करता है? हार्ट जो है ये मसल का एक पंप है जी। तो जैसे फुटबॉल का होता है आपका, बाहर का वो होता है, अंदर ब्लडर होता है। जी जी जी। तो इसमें ब्लडर नहीं होता, ये पूरा एक मसल का एक ऐसा पंप है जी। तो जो लंग्स हैं वो सांस लेते हैं, उसका जो शरीर का ब्लड है वो लंग्स में साफ होने आता है, वहाँ से ये हार्ट उसको खींच लेता है। जी जी। तो उसकी ट्यूब लगी हुई है लंग्स से, उसको वो खींच के और फिर कॉन्ट्रैक्शन करता है जी जी। ताकि ये हार्ट पूरे शरीर में जाए। जी। तो हर जगह पाइप्स बनी हुई हैं,
कि वो सारे शरीर में, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, आंतें हो गई, पैर हाथ, सब जगह वो खून देता है। जी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ट अपने आप को भी खून देता है। यस। तो वो जो उसके अंदर खून है वो हर जगह जा रहा है, और उसने अपने लिए भी पाइप लगा रखी हैं जो को कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, जो अपने हार्ट मसल को ही ब्लड दे रही हैं। बिल्कुल सही बात। तो बहुत अच्छा नेटवर्क भी है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हार्ट है वो चलता कैसे है, कि भाई एक चीज़ अपने आप ही चले जा रही है, कैसे चल रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ईश्वर ने बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें एक जगह से बीट तैयार होती है। आपने देखा होगा करंट लगता है तो हार्ट को जर्क लगता है। जी। तो उन्होंने करंट लगाया हुआ जो कि बीट देता है, करंट देता है, तो हार्ट को जर्क से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और उसके लिए तारें बनाई हुई हैं, जैसे बिजली की तारें होती हैं घर में। तो यहाँ से जैसे एक बीट शुरू हुई तो वो पूरे हार्ट में नीचे यूँ जाके और पूरे में फैल के और सारे को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और उसकी सिंक्रोनाइज की हुई है कि अपर चेम्बर है, लोअर चेम्बर है, तो ऊपर से नीचे खून आएगा, नीचे से शरीर में जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों एक साथ करेंगे। और जब वो रुकता है तो वो खींचता है फेफड़े से, और ये सारा गंदा खून वहाँ भर जाता है राइट साइड में, फिर वो प्यूरिफाई हुआ लंग्स में से और खींच के उसको सर्कुलेशन में भेजता है। क्या सिंक्रोनिसिटी है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा लगा हुआ है हार्ट के अंदर, तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है, और ये बड़ा नेचुरल है कि ये अपने आप ही हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप एक्सपैंड कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये आपने भी बड़ी अच्छी बात बताई। मैं इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जो नाउ स्ट्रेट वे कम टू दी ब्लड प्रेशर, कि हार्ट है जो वो ब्लड को पंप कर रहा है और फिर वो रिलैक्स करता है, तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो आप बोलते हैं। तो नॉर्मली सर, जैसे आप किसी से पूछो कि यार नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, तो बोलता था 120/80। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये 120 क्या है, 80 क्या है, और ये क्या ये आइडियली यही होना चाहिए या ये एज के साथ कुछ चेंज होता है या बदल सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर हार्ट बनाता है तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड जाता है उसमें। वेसल्स भी जैसे इलास्टिक है जी, तो वो जब ब्लड ऐसे जाता है तो यूँ वो फैलती हैं। उसका जो मैक्सिमम है वो 120 है। जब वो इस तरह से रिकॉइल करती हैं तो वो डायस्टोलिक आ गया। जी। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक वो दोनों जो हैं वो इसी ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, और 120/80 से कॉमन एवरेज आपको बता दिया। लेकिन इसका रेंज बहुत है। सो रेंज कैन बी फ्रॉम इवन, कई जैसे लेडीज होती हैं उनमें 90 का नॉर्मल प्रेशर भी होता है जी। लेकिन अगर कोई हेल्दी बंदा जिसमें 120 था अब 90 है तो वो एबनॉर्मल माना जाए। जी। लेकिन रेंज मोस्टली वो 110 से या 100 से लेके इवन अप टू 138-89 तक इट इज ओके। 140-90 में हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर जाएगा तो दवाई शुरू होगी या लाइफस्टाइल हाइपरटेंशन। इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है जो कई बार हमारे दिमाग में भी आता है कि जैसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में फर्क है, टोटल डिफरेंस है 40 का। तो ये चलो अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ज्यादा भी चला गया तो इनका डिफरेंस 40 मेंटेन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये डिफरेंस भी 50, 60, 70 तक जा सकता है? देखिए, डिफरेंस अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब कि सर्कुलेशन जो है वो कहीं से उसमें वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब इट इज़ हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल है। जी। तो ये कई बार सीवियर एनीमिया में या थायराइड में जब ये सर्कुलेशन रैपिड होता है और इलास्टिक रिकॉइल ज़्यादा है, सिस्टोलिक का पीक ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा जा रहा है या कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, तब ये चीज़ें होती हैं। या वाल्व लीक कर रहा है जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन, उसमें एक पीक ज़्यादा जाएगा 170, फिर डायस्टोलिक आ जाएगा नीचे, क्योंकि सडन पीक गया और रिफ्लेक्सेस ने वापस उसको नीचे कम कर दिया। लेकिन अगर किसी का सिर्फ सिस्टोलिक भी बढ़ रहा है वो भी एबनॉर्मल है। इट शुड बी ट्रीटेड। सिस्टोलिक इज इक्वली या मोर इम्पॉर्टेंट। कोई अगर कहे कि स्ट्रोक, तो स्ट्रोक बढ़ जाता है, हर 1-2 मिलीमीटर में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने अगर हम सॉल्ट को, एडिशनल सॉल्ट या एक्स्ट्रा सॉल्ट को कंट्रोल रखें तो हमारा ये जो राइज है इसको हम डैम्पन कर सकते हैं कि एज के साथ में ये इतना भी ना बढ़े, क्योंकि जितना भी बढ़ता है उतना हमारा स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि कुछ केसेस हमने देखे जो ओल्ड एज के केसेस थे, द पर्सन वाज अबव 90, अराउंड 90, तो उसमें हमने देखा कि उनका जो जैसे जो सिस्टोलिक है वो रहता है नॉर्मली 135-140, और जो डायस्टोलिक है वो रहता है लगभग 70-75। तो वो आई थिंक वो अगर इस टाइप की अगर लोगों को नॉलेज हो जाए
कि अगर इतनी ये गैप भी ज्यादा चल रहा है तो दैट इज आल्सो एन एबनॉर्मलिटी, यस और उसको कार्डियोलॉजिस्ट को जो है वो इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। जी। पर अगर आप कहें 130-75 तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं है। अगर ये हम देखते हैं कि 50-60 से ज़्यादा का अगर 50 हो रहा है जी जी एंड मोर देन दैट, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि कुछ और रीज़न तो नहीं रीजन है। हो सकता है। लेकिन एल्डरली में जो आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, एल्डरली में आर्टरी स्टिफ होती है, थिकन हो जाती है। यस स्टिफ होने की वजह से सिस्टोलिक स्टार्ट्स राइजिंग, तो पल्स प्रेशर वाइड होता है। जी। सो दैट सिस्टोलिक नीड्स टू बी ट्रीटेड Yes. अगर हमें ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम तो रखना वो रोकना है तो। है या हार्ट स्ट्रोक के रिस्क को जी, कम जी, रखना जी। है, हार्ट अटैक के। तो डॉक्टर साहब इसमें जो आजकल, वैसे आप तो खैर इस बिजनेस में, आप तो इस पूरे मेडिकल लाइन में है ही हैं, आजकल एक बहुत भारी समस्या आ रही है जिसमें ये सुनने को मिलता है कि साहब वो बिल्कुल ठीक ठाक हॉस्पिटल चलते हुए गया और वहां जाके उसको पता लगा कि साहब तेरी तो आर्टरीज बड़ी ब्लॉक्ड है और आपको इमीडिएटली स्टंट डालना पड़ेगा, और वो स्टंट डलवा के वापस आ जाता है। तो सर ये स्टंट क्या चीज है, ये क्यों डालने की जरूरत पड़ती है, और हमें अगर हम लोगों को ये समझा सकें कि भाई स्टंट की जरूरत बाकी है कि नहीं, तो ये स्टंट क्या चीज है, इसको कैसे डाला जाता है और ये क्या काम करता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो कॉमन गया। हो गया। तो स्टेंट जो है वो एक स्प्रिंग की तरह होता है, जैसे जी। आपने देखा होगा बॉल पॉइंट पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, जी या साइकिल में भी आपने देखा होगा स्प्रिंग लगते हैं। तो इतना क्रूड नहीं है वो, अच्छा उसका डिज़ाइन है, कई तरह के डिज़ाइन है, बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। और इसके मेटल जो है वो स्टेनलेस स्टील भी होता है, प्लैटिनम का अलॉय भी जी। होता है, और इसमें दवाई लगा दी जाती है। आजकल सारे स्टेंट्स जो हैं मेडिकेटेड है, ड्रग इल्यूटिंग है, तो इसमें वो सिरोलिमस, एब्रोलिमस, जोट्रालिमस इस तरह के ड्रग्स उसमें लगे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टेंट को हम लोग एक वो बलून के ऊपर वो चढ़ा देते हैं, सो दैट इज अवेलेबल एज कमर्शियली एज स्टेंट जो बलून के ऊपर चढ़ा होता है। तो उसको हमें तार के थ्रू हम ले जाते हैं और उसको हार्ट में जहाँ आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है वहाँ तार डालते हैं, उसके ऊपर ये बलून के ऊपर स्टेंट जाता है, वहाँ हम बलून को फुलाते हैं और स्टेंट को वहीं डिप्लॉय कर देते हैं, बैठा देते हैं। उसके बाद तार बलून सब बाहर आ जाता है और वो हो गया। लेकिन ये करने के लिए हमारे पास, हम जाएंगे कैसे हार्ट तक? जाने के लिए क्या होता है, पहले जाते थे जांग से, आज भी आप समझ लीजिए बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में जांग से ही ज़्यादातर जा रहे हैं। जहाँ पे हमें वाइड बोर चाहिए, जैसे कोई बड़ा कोई ऐसे हमें ट्यूब की ज़रूरत है, उसमें तो जांग जाना ठीक है। लेकिन जो रूटीन एंजियोप्लास्टी है, छल्ला डालने का या एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, वो अब रेडियल से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग रिस्क सबसे कम है और इससे जो है लाइफ का जो है सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि जांग में ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। तो आज हमने इसकी जगह पे, अब मैं जो कर रहा हूँ, हमने जो नया आविष्कार किया है वो है डिस्टल रेडियल। ये अंगूठे के पीछे से हम यहाँ से करते हैं, जिससे कि क्या है, बिल्कुल एक ऐसे दबा दें आप तो ब्लीडिंग बंद है, तो एक बैंडेज लगा देते हैं, उसके बाद पेशेंट बैठ के खा सकता है, बाथरूम भी जा सकता है और एंजियोप्लास्टी के बाद अगले दिन घर भी जा सकता है। सो उससे ये ब्लीडिंग रिस्क, और यहाँ से करने में जो हाथ के अंदर भी ब्लीडिंग का रिस्क है वो भी नहीं रहता। जो ये रेडियल आर्टरी 300 में से 3 ओक्लूड होती हैं उसमें वो भी नहीं होता। तो ये बहुत बेटर और न्यू टेक्निक है जो हम लोगों को अब सिखा रहे हैं। रेडियल भी इस कंट्री में मैं ही लेके आया हूँ। आई पायनियर्ड दैट टेक्निक। पहले मैं एस्कॉर्ट्स में था, 13 ईयर्स आई वर्क फॉर एस्कॉर्ट्स। तो मैंने ये इस चीज़ को बहुत प्रचार किया, लोगों को सिखाया। तो अब ये काफ़ी जगह पे हो रहा है, लेकिन अभी भी सब जगह नहीं है। ऑलमोस्ट शायद 50% जगह में अभी भी जांग से हो रहा है, जो कि यहाँ से होना चाहिए। लेकिन अब जो है मैं कहता हूँ कि यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि हम यहीं से कर रहे हैं। सेवरल थाउजेंड वी हैव डन। अब आपका दूसरा और सेफ है, बेस्ट है, पब्लिश डेटा है इसका। मेरी किताब में भी हमने इसको पूरा चैप्टर पूरा लिखा है। तो अब आपका दूसरा सवाल कि ये स्टेंट क्यों डलना चाहिए, किस में डलना चाहिए। तो स्टेंट डलता है अगर किसी की ब्लॉकेज ज़्यादा है, उसको रिलीफ करने के लिए। तो क्या होता है आजकल, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, छाती में कहते हैं जी मुझे भारीपन है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, पसीना आया, टिपिकल सिम्टम्स भी कई बार नहीं होते। और वो हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं कि भाई इनको अटैक चल रहा है, और हम ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, ट्रोपोनिन हार्ट अटैक का टेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक आता है तो तुरंत उसी टाइम में उसको एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाला जाता है, ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ है, कई बार ये होता है कि लोग एक्टिविटी तो करते नहीं हैं, एक्सरसाइज वर्चुअली खत्म है। आजकल क्या है, वो होम डिलीवर्ड फूड आ रहा है डोर स्टेप पे, बिल्कुल सही। और वो क्या बना रहे हैं वो उन्हीं को पता है, क्योंकि डालडा है, एनिमल फैट है। जब अपने किचन में बनाते हैं आपको पता होता है। मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल में बने और सेफ फूड होना चाहिए। तो ये एक तरह से तामसिक भोजन आपके डोर स्टेप पे आता है, क्योंकि आप काम में बिजी हैं। कोविड ने हमें सिखाया, एक तो ये डोर स्टेप डिलीवरी, दूसरी चीज सिखाई वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में बंदा 21 घंटे स्टैटिक ही रहता है, एक्सरसाइज खत्म। तो उसको ये भी नहीं पता लगता कि उसकी जो है इन फैक्टर्स की वजह से, जो उसकी लाइफस्टाइल चेंज हुई, उसकी वजह से
कब उसकी कॉर्नरीज में चर्बी जमनी शुरू हुई, कब ब्लॉकेजेस बननी शुरू हुई। और जब वो कोई एक्सरसाइज करे या ना भी करे, कई बार क्या होता है, जुकाम खांसी हुई, वायरल इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन होता है, उसी से प्लाक रप्चर हुआ, क्लॉट हुआ, बंद हो गया। कई लोगों में गंदी आदत है तंबाकू की, स्मोकिंग की, खून गाढ़ा होता है, प्लाक रप्चर होता है, अटैक हो जाता है। तो उनको पहले सिम्टम रहते नहीं है, लेकिन सडनली पता लगता है। आपने देखा होगा, ट्रेडमिल करने गए कई सेलिब्रिटीज और ट्रेडमिल में ही उनको प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटी नहीं थी। सडनली एक दिन वो उन्होंने डिसाइड किया कि अब कोविड खत्म है, हमने एक्सरसाइज करना है। तो जो भी उनका 2 साल में जो लाइफस्टाइल और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई, वो सडनली एक प्रेसिपिटेट होकर एक हार्ट अटैक की वजह से उनकी दिक्कत हो गई। तो अगर ब्लॉकेज बनती है, कई बार सिम्टम नहीं भी होते हैं, टेस्ट में आ जाता है, तो भी हमें उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें आपके ही जो आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, मेरा उसी से ही एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको ये कैसे, मतलब वो कैसे फील करे कि उसको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था, तो उसको क्या महसूस होगा अगर बाई चांस, फॉर एग्जांपल, कि अगर किसी की कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है, कैसे पता, या 80% भी ब्लॉक हो गई है, 40% 60% भी हो गई है, तो उसको इनिशियल सिम्टम्स उसको कैसे पता लगेगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तो देखिए, इसमें हम भी जो असेसमेंट करते हैं, जी जी, पहली चीज़ होती है कि बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर्स कितने हैं। तो बैकग्राउंड रिस्क फैक्टर अगर हम सोचें तो डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़, यानी कि 65-60 से पहले अगर पेरेंट्स में हुआ, फादर में, या 60 के नीचे मदर को हुआ, तो ये एक बैकग्राउंड रिस्क हो गया। स्मोकिंग करता है, डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है। कोई सेडेंट्री है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में आएगा। अगर इसके साथ हम लिंक कर लें सेडेंट्री, बैड लाइफस्टाइल, तो डिप्रेस्ड लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो अपना ध्यान भी नहीं रखते। तो टोटलिटी में हम देखें तो अगर किसी का ओवरवेट है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ये आपको बता दूं मैं कि अगर किसी मेल का 40 इंच से ज़्यादा है कमर, तो उसका एब्डोमेन, तो उसका रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज इज इंक्रीज बाय 50%। तो दूसरा, अगर किसी की 37, लेडीज़ में 35 के ऊपर है, 35 तो भी है, पर 1 इंच ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि कुछ % जो है रिस्क बढ़ जाता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारा बॉडी फिट है कि नहीं है। तो अगर ये बेसिक रिस्क फैक्टर्स किसी में है और वो कहता है मुझे छाती में दर्द हो रहा है, डेफिनेटली शुड बी इवैल्यूएटेड कि मुझे भारीपन है, मुझे पसीना आ गया, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चलने में सांस फूल रही है, ही इज़ अ सब्जेक्ट एट रिस्क। तो इसको हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन से हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन में ECG हो गया, इको हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड के रिस्क फैक्टर के लिए लिपिड प्रोफाइल, कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर चेक हो गया। इसके बाद जो है हम उनका ट्रोपोनिन, एक हार्ट अटैक का टेस्ट होता है, वो करते हैं। अगर किसी को पेन जैसे हेवीनेस बता रहा है, कई बार सिम्टम बहुत लोग पूरा बता नहीं पाते, कई बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, पर्टिकुलरली लेडीज में, डायबिटिक्स में। बहुत अच्छी बात कही, बहुत से लोग बता ही नहीं पाते। और मैंने देखा है कि कई लोग बिल्कुल जो है पेन परसेप्शन उनका बहुत कम होता है। आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कुछ लोग तो चीख रहे होते हैं एक इंजेक्शन से ही, और कुछ आराम से बैठे होते हैं, आप करते पर्सन टू पर्सन है। कई मैंने देखे हैं ऐसे, मतलब वीर भी होते हैं जिन्हें गोली भी लग गई, कहते हैं अच्छा गोली लग गई, पर जो कुछ होते हैं उनमें एक सुई भी लग जाए तो चीखने लगते हैं। तो ये जो परसेप्शन है, इसकी वजह से सिम्टम्स कई बार बहुत वेरी कर जाते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ वेट नहीं करते। तो ये करके, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर किसी का रिस्क फैक्टर बहुत हाई है, फैमिली हिस्ट्री है और हमें डाउट ज़्यादा है, तो हम CT एंजियो या सीधे एंजियोग्राफी करते हैं। अगर किसी में लगता है कि नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अटैक वाली चीज़ नहीं लग रही है, काफ़ी सेफ है, हम इनको एक्सरसाइज करा सकते हैं और पेन नहीं है, तो हम उनको एक्सरसाइज करा कर ट्रेडमिल पे, एक स्ट्रेस इको होता है, वो करके हम देख लेते हैं चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो नॉर्मल आ गया, योर ओके। इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेज कोई 70 से ज़्यादा टाइट नहीं है, लेकिन 70 से कम है या नहीं है वो नहीं कह सकते। वो अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो CT एंजियो करके हम देख सकते हैं कि भाई फैमिली हिस्ट्री थी, इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इनको चेक होना चाहिए। और तो हम करके देख लेते हैं कि 70 से कम भी है, एग्रेसिव लाइफस्टाइल पर डाल देते हैं, स्टेंट नहीं डालते हैं, दवाइयों पे और लाइफस्टाइल पर डाल देते हैं। एक डॉक्टर साहब, जो वैसे तो खैर आप जानते ही होंगे, हम भी ज़्यादातर लोग हम जानते हैं, इंडिया में हम कभी भी रेगुलर मेडिकल चेकअप को हमने कभी अपनी आदत नहीं बनाया। जैसे मैं कुछ कंट्रीज में मुझे जाने का मौका मिला, जैसे मैं US में या यूरोप में कुछ कंट्रीज में गए, तो वहाँ पे ये रूटीन चेकअप आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year, इट इज ए वेरी नेचुरल, वहाँ पे एक फिनोमिना है जी, जो हमारे इंडिया में शायद अभी तक किसी ने इस बात की अहमियत को समझा ही नहीं है। अगर आप किसी को सजेस्ट करेंगे जी, तो वो उसका सीधा दिमाग वहीं जाएगा, बोला साहब इतना खर्चा हो जाएगा जी, तो जी, पर वो ये नहीं समझते कि ये तो छोटा खर्चा है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई तो वो बड़ा खर्चा, उसके बाद बेनिफिट का भी कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता। एक बार अटैक हो गया, हार्ट वीक हो गया, है ना।
तो मैं तो ये एग्जांपल देता हूँ कि किसी को अगर अटैक हो गया, हार्ट वीक हो गया, इट इज़ लाइक कि गधे पे आपने सामान ज़्यादा लाद दिया। क्यों? हार्ट वीक है तो आपके शरीर को खींच नहीं पाएगा। जी जी जी। सो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू इवन अर्न योर लिविंग, गो टू वर्क, एक आपकी लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसलिए एक प्रिकॉशनरी चेक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है, पर्टिकुलरली इन दोज हु आर एट रिस्क, इवन अदरवाइज रूटीनली होना चाहिए। मेरा एक मानना है, मतलब डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि हार्ट के बारे में तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, तो मैं मतलब मेरी एक सजेशन है जो हमारे दर्शक भी हैं, देखने वाले हैं, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, कि आप भले ही किसी और चीज के लिए शायद आप रूटीन टेस्ट ना भी कराएं, लेकिन हार्ट के लिए तो मेरे ख्याल में जरूर करा लेना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ, 2007 में मैं एक्चुअली अलवर भी जाता था, वहाँ पे जस्ट रूटीन पेशेंट्स देखने, काइंड ऑफ समाज सेवा के लिए समझ लीजिए। तो वहाँ सारे डॉक्टर्स का हमने कैंप किया जी। उसमें हमने उनके ब्लड टेस्ट किए, उनका ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड शुगर देखा, लिपिड देखा। यू विल बी सरप्राइज, 40% के करीब लोगों को यही नहीं पता था कि उनका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल बढ़ चुका है, उनको डायबिटीज़ हो चुकी है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। जी जी। सो ये बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन होता ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम उस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते, लेकिन हमें विद एजिंग, आजकल तो 24 साल में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, तो लाइफस्टाइल को ठीक रखने के अलावा अपने चेकअप्स भी होने जरूरी हैं, ताकि पता लगता रहे कुछ हो रहा है तो हम उसको करेक्टिव एक्शन ले सकें। और ये इनफैक्ट आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पीछे मतलब मैंने कुछ क्योंकि हमारे कुछ जानकारी में भी ऐसा कुछ इंस्टेंसेस हुए, और मैं कुछ लोगों के साथ मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंक्लूडिंग माय फादर ऑल्सो। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसका हार्ट बीट नॉर्मल आदमी की 72 रहनी चाहिए, चलो वो 70 के आसपास वेरी करती है, लेकिन मैंने जो पीछे एक पेशेंट का मुझे पता लगा कि उसकी हार्ट बीट कम होते 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 38-39 पे आ गई। तो जब वो आ गई तो वो मुझे फोन आया उसका, मेरे फ्रेंड का, कि साहब ये तो मैंने अभी चेक किया है और ये मेरे फादर की जो हार्ट बीट है वो तो 38-39 आ रही है। तो मैंने उससे कहा कि यार इसमें बिल्कुल रिस्क मत ले, तुरंत इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दे। और फिर वो वहाँ गए, तो उसके बाद फिर वो पेस मेकर उनको लगाना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, ये पेस मेकर एक्चुअली में क्या चीज़ है? और जैसे आपने शुरू में बताया कि ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इशू है, तो पेस मेकर कब लगाना चाहिए और कितनी हार्ट बीट आ जाए तो आपको इमीडिएटली इस तरफ आपको कंसल्ट करके और ये सब करना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल ठीक बताया आपने कि 40 के नीचे वो डेंजर जोन शुरू हो जाता है। 38-39 हमने इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट में पेसमेकर, उसकी हार्ट की 29 आ गई थी। सो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर है, कई बार ये एजिंग के साथ होता है और कई बार हार्ट अटैक के बाद भी होता है, डैमेज हो जाता है। जी जी जी। और ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में एक ये मतलब बीसी रॉय साहब थे, डॉक्टर बीसी रॉय, बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, वेरी फेमस डॉक्टर जी, जिन्होंने कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। उनकी एक वो ऑब्जर्वेशन थी, पब्लिश भी किया उन्होंने इंडियन हार्ट में, कि इन स्टेट्स में जो हार्ट ब्लॉक का इंसिडेंस ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने का, दैट वाज ही एट्रीब्यूटेड टू यूरिसिटिक एसिड, जो मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है। और मस्टर्ड ऑयल कंजम्पशन ईस्टर्न इंडिया में बहुत हाई है, इट्स लाइक रेगुलर हर चीज़ में है। तो हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि उसको रेगुलर ना लेके मे बी ट्वाइस अ वीक ले लें, मिक्स एंड मैच कर लें, दूसरे ऑयल्स ले लें। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो पेसमेकर होता है वो एक डिवाइस है, जैसे हम मोस्टली लेफ्ट साइड में लगाते हैं, इंसिजन दे के यहाँ बैठाते हैं, तार हार्ट के अंदर जाता है, तो वो क्या करता है, वो बीट देता है। जैसे ही हार्ट बीट आपकी कम होगी, गैप ज़्यादा होगा, 3 सेकंड के अगर गैप होता है तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाता और बेहोशी होती है। तो 2 सेकंड के बाद वो बेहोशी का खतरा बढ़ता है, लेकिन 3 सेकंड में डेफिनेटली 2 से 3 में चक्कर आ सकता है। तो जैसे ही वो कम होता है, जैसे 2 सेकंड से पॉज बढ़ने लगता है, गैप होने लगता है, तो वो उसको बीट दे देता है, तो वो बैकअप में रहता है। कईयों में बिल्कुल रेगुलरली ही कम हो रहा है, अपनी बीट बन ही नहीं रही है, तो वो रेगुलर पूरी डिपेंडेंट हो जाती है मशीन पे और वो बीट देता रहता है। और वो सिंक्रोनाइज्ड के लिए 2 चेंबर होता है, जैसे मैंने बताया ईश्वर ने दिया है तो सिंक्रोनाइज्ड है, तो वो अपर चेंबर को करता है, फिर नीचे, तो इसीलिए 2 तार डाल के और उस तरह का एक जो है डुअल चेंबर पेसमेकर किया जाता है, जो फिर बीट्स को संभाल लेता है। अच्छा डॉक्टर, उसमें मैं जैसे क्योंकि पेसमेकर, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा उसमें और मुझे भी हॉस्पिटल में मैं गया था पेशेंट के साथ भी, तो वहाँ पे जैसे ये पता लगा कि ये जो पेसमेकर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट कम आ गई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टरी ही ब्लॉक हो गई हो, हार्ट के मसल्स नेचुरली भी वीक हो गए हों। क्योंकि एक केस का मुझे मालूम है, उनकी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं मिली, बट हार्ट नेचुरली ही वो कम बीट करने लग गया था।
दोनों केसेस में आई थिंक द सॉल्यूशन इज द पेसमेकर। देखिए, जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग है, यस यस सिविल इंजीनियरिंग अलग है। अलग है। तो सिविल इंजीनियरिंग जो हार्ट की है, सिविल सिस्टम है, वो है सर्कुलेशन। जहाँ भी पाइप बनाई है ईश्वर ने, उसमें ब्लड जाता है कॉर्नरीज में, बॉडी के उसमें, तो ये वैस्कुलर सिस्टम है। जी तो दूसरा इलेक्ट्रिकल है, तब में अगर कोई फॉल्ट है तो हम पेसमेकर डालते हैं। दूसरा हो गया कि जो हार्ट, अगर आर्टरीज भी ठीक है लेकिन हार्ट पंपिंग वीक हो गई, यस यस मसल वीक मैं हो उसी गई, उसी इशू जी मसल वीक हो गया, जी जी तो उसकी पावर कम हो गई। जी तो ये बहुत से कारण है इसके, जैसे अटैक हुआ तो होगा, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो होगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि ब्लड सप्लाई नॉर्मल थी फिर भी वीक था, yes. तो ये हार्ट मसल की इंट्रिंसिक डिजीज है, जी। कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जी जी जो कि कई बार वायरल इन्फेक्शन के बाद, कई बार कोई कारण नहीं भी मिलता तो भी है, और भी तमाम मेटाबॉलिक रीजंस हैं, टॉक्सिक रीजंस हैं, कैंसर की दवाइयों के बाद होता है। तो इनमें क्या है कि जो हार्ट अगर डायलेट होता है तो कई बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वाइड हो जाता है, क्योंकि जी। हार्ट फैलता है। जी तो फिर लेफ्ट और राइट, जो मैंने सिंक्रोनिसिटी Yes, बताई yes, थी, yes. वो खत्म हो जाता है। जी तो फिर उसको सिंक्रोनस करने के लिए, जैसे मैंने बताया, पेसमेकर सिंक्रोनाइज करता है, तो इसमें 2 की जगह 3 तार वाला पेसमेकर भी डलता है, जिसमें अपर चेंबर, लोअर चेंबर, अच्छा, लेफ्ट वो- एंड राइट हार्ट, जी, जी। तीनों को सिंक्रोनाइज कर ये देता आपने है। बड़ी अच्छी बात बताई। तो ये कि हार्ट की इसमें pumping कभी normalize 2 वायर कर- भी होता है, 3 वायर 3 वायर भी होता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता हाँ, और वो उसके अंदर एक सेल होता है जो कहता है कि Cell। 10-12 साल जो है है। 10 साल चलता है, डिपेंडिंग ऑन कंजम्पशन, यस यस कई बार 7 साल में भी हो जाता और है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितनी बार उसको चार्ज देना पड़ता है। कंजम्पशन कितना हुआ, तो वो फिर डिवाइस चेंज हो जाता है, तारें वही रह जाती हैं, वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा मतलब देखो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और हम लोग उसके अवेयर भी नहीं होते कई बार। जी लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कमिंग टू दी कोर इशू ऑफ द डे कि हेल्दी हार्ट के लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो बहुत भारी समस्या आ गई है, आपने भी एक जिक्र किया कि आजकल वो कुक फूड जो है वो प्रिजर्व फूड आता है, उसमें कई बार हमें ये भी सुनने को मिलता है कि साहब जो आपको आज खाने के लिए दिया गया ये 4 दिन 5 दिन पुराना है, तो ये सब चल ही रहा है। तो एक हेल्दी हार्ट के लिए आप क्या मैसेज हमारे सुनने वालों को देना चाहते हैं कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं? देखिए, क्या खाएं क्या ना खाएं मैं बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है जी कि हम एक्सरसाइज को भी क्लब करें और उसको हाँ, भूलें जी, नहीं। जी, जी, यानी कि अगर आप सोचें कि डाइट इम्पोर्टेंट है तो एक्सरसाइज भी जी important इम्पोर्टेंट है। तो डाइट में जैसे हम कहते हैं घी मक्खन परहेज होना चाहिए। जी दूसरी बात है कि ज़्यादा मीठा खाने का फ़ायदा नहीं है। तो शुगर इज़ एक्चुअली ए वाइट पॉइजन। यस जितना आपको कभी मीठा, क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ चुकी है मिठाई की, इंडियंस तो वैसे भी वैसे फेमस फॉर दी स्वीट्स है। स्वीट्स है और डायबिटीज़ कैपिटल भी है। जी जी सो वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल आवर शुगर इनटेक। तो कभी जैसे आपने महीने में खाली मिठाई एक आधा खा लिया, रफली इट शुड बी मिनिमाइज्ड। सॉल्ट का भी यही है कि कुकिंग में जितना सॉल्ट डलता है, कि हमारी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है जी। तो हमें उतना सॉल्ट डालना चाहिए, लेकिन ऊपर से सॉल्ट एडिशनल हाँ, वो नहीं, क्योंकि वो दूसरा वाइट पॉइजन है। इसके अलावा कुकिंग मीडियम इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बटर घी मना करते हैं कि अवॉइड करें क्योंकि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो इज़ ओके। तो अनसैचुरेटेड में जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, मोस्टली वेजिटेबल ऑयल्स आर ओके। जो मस्टर्ड है वो हफ्ते में 2 बार कर लो, लेकिन जो मना है वो है ग्राउंडनट ऑयल, अच्छा। यानी बादाम का ये तेल। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मूंगफली का सर, तेल। हम नॉर्मली ये सुनते हैं कि साहब आप इसको अगर ऑयल में अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन यूज ग्राउंडनट ऑयल आल्सो। ग्राउंडनट इज मूंगफली का तेल वो बिल्कुल भी नहीं लेना नहीं लेना चाहिए, और कोकोनट ऑयल भी, क्योंकि अच्छा, कोकोनट ऑयल जो साउथ में वो लोग बहुत कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, कोकोनट केरला में, जी जी तो वहाँ इट्स कोकोनट हार्ट डिजीज, ओह। डिफ्यूज हार्ट डिजीज होती है, ब्लॉकेजेस ये बनती एक है अलग समस्या है जी। ये और तीसरी चीज है जो ऑयल में, ऑलिव ऑयल का बड़ा नाम आता है। जी 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 ऑलिव ऑयल ऐसा अच्छा है, लेकिन उसका जो है आप अगर कुकिंग, इंडियन कुकिंग करेंगे, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, क्योंकि स्मोक पॉइंट बहुत कम है। बहुत कम है उसका। तो उसका स्मोक पॉइंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट मिलाते हैं, तो उसकी बेनिफिट खत्म। तो जो वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है उसको आप फुलके पे लगा सकते हैं, रोटी पे, या ब्रेड के साथ खाना चाहें बटर की जगह। बट ऑलिव ऑयल एज सच कुकिंग के लिए इज नॉट ए गुड नॉट ऑप्शन। ए गुड ऑप्शन। सनफ्लावर ऑयल बाय एंड लार्ज जी। इज ए सेफ ऑप्शन। आपका बाकी हो गया राइस ब्रैन, ये जो आपके तिल्ली का तेल हो गया, जी। रेप सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे ठीक है। इवन आप सोयाबीन ऑयल, दीज आर ऑल ओके। बेसिकली हमें एक तो कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल को अवॉइड करना है, एंड सन यू कैन अवॉइड ऑलिव इफ इट इज मिक्स्ड विद सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट्स। जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी आपकी बात से एक बड़ी अच्छी दिमाग में बात आई, वो पीछे मैंने कहीं सुना भी था शायद किसी इंटरव्यू में ही, कि और आम तौर पे जो बच्चे आ रहे हैं या जो इवन लेडीज भी मैंने सुना है कि आजकल की जी नमक बिल्कुल बंद कर दो, वो बिल्कुल फीकी सब्जी खाने लग गए। तो उसमें एक शायद कोई लेडी डॉक्टर थी, बड़ी सीनियर थी, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी गलत मिथ है कि आप नमक बिल्कुल ही बंद कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक जो बैलेंस है सोडियम क्लोराइड और वो सबका, तो वो भी अगर गड़बड़ हो जाए तो इट अफेक्ट्स योर हार्ट एंड एवरीथिंग। तो नमक भी एक मिनिमम मात्रा में लेना जरूरी भी है। नॉर्मल है, कुकिंग में जितना डलता हाँ, है वो वो तो डालना है, क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी है वर्ल्ड में, एक ही सोसाइटी है जो कि एक ट्राइब है रफली, जिन्होंने कभी सॉल्ट नहीं खाया। अच्छा अच्छा। उनका एज रिलेटेड राइज ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं होता, उन्हें सॉल्ट का टेस्ट नहीं पता। टेस्ट नहीं पता। लेकिन जिसकी बॉडी ऑलरेडी एडजस्टेड है, किडनी सॉल्ट एक्सक्रीट करती है जैसे उसको करना है, बॉडी का एक मिलू बना हुआ है, उसको आप सडनली सॉल्ट से डिप्राइव नहीं कर सकते। तो इसलिए कुकिंग में जितना डल रहा है वो डलना है। एडिशनल हाई सॉल्ट करके आप अगर बर्डन करते हैं शरीर को तो ब्लड प्रेशर रिस्क बढ़ता है। लेकिन नॉर्मल, आपने सुना होगा जो ये पहले जो स्टीम इंजन होते थे, उसमें जो ड्राइवर जाते थे उनको पैलेट्स दिए जाते थे गोली नमक के, क्योंकि उनका सॉल्ट लॉस इतना होता था पसीने से, उसको सप्लीमेंट करना, एंड दैट वाज जस्टिफाइड क्योंकि वो एडिशनल लॉस था उनके लिए। सो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कुकिंग में जितना डलता है वो पूरी करनी चाहिए। हाई सॉल्ट, अचार, पापड़, भुजिया, नमकीन, जो ये आपके सॉसेस, चटनीज, इवन आपके जो ये होते हैं चाइनीज फूड, फिर ये जो मोमोज खाते हैं उसके साथ जो सॉस में चटनी में डिप करके, सोया सॉस, ऑल ऑफ दीज हैव हाई सॉल्ट। सो गोलगप्पे खा रहे हैं, दैट इज हाई सॉल्ट, मतलब जो उसका पानी होता है। सो दैट वन शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ कि अगर ये हाई सॉल्ट वाली चीजें खा रहे हैं, आपको कहीं एडजस्ट करना है, रोज नहीं खा सकते, तो इसको आप कभी कभार लेते हैं तो दैट इज फाइन। सही बात, एकदम सही बात है। और डॉक्टर साहब, एक आजकल एक बड़ी बहुत एक कॉमन समस्या पूरे हमारे समाज में चल रही है कि जो आज से मेरे 15 साल पहले तक शायद नहीं थी, अभी 15 साल में तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है कि सबको पतला होना है, सबको अपना वजन कम दिखाना है, सबको बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम रहना है। और उसकी वजह से जो खासकर मैंने यंगस्टर्स में ये बहुत ही भारी समस्या देख रहा हूँ मैं कि वो स्टारवेशन कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं खाना बंद कर दिया कि साहब हम तो अपना वजन नहीं बढ़ने देंगे, चपाती गेहूं बिल्कुल बंद कर दी, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर दिए, प्रोटीन भी जो है आजकल वो जो वे प्रोटीन आते हैं उनको खाने लग गए। तो इस बारे में सर मैं मतलब दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जब मैं सोच रहा था कि जब आप आओगे पूछूंगा कि स्टारवेशन कहाँ तक ठीक है, और स्टारवेशन से नेचुरली अगर बॉडी पे इफेक्ट, बैड इफेक्ट भी आ ही रहा होगा तो हार्ट पे भी आएगा, तो ये हाउ डू यू सी दिस? स्टारवेशन गलत है, स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मॉडरेशन, हर चीज में मॉडरेशन। जी। तो मॉडरेशन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि आप मीठा खाना महीने में एक बार खा रहे हो, सिमिलरली बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी जरूरी है। आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन आपको डाइट भी एक नॉर्मल जो है मॉडरेशन में ज़रूरी है। यानी कि हमें 20 to 30% हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर हम प्रोटीन को बढ़ाते हैं तो 40% कर सकते हैं, तो बाकी थोड़ा सा उसमें अनसैचुरेटेड फैट भी आएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम ये वेजिटेबल, सैलड्स, फ्रूट्स ये खाते हैं, मेन स्टे हमारा है, दिस इज़ मोर फॉर मिडिल एजेड, कि हम उसमें घी, मक्खन और इन चीज़ों का ज़्यादा परहेज कर रहे हैं। सो यंगस्टर्स को भी वी आर नॉट सेइंग कि आप प्रोसेस्ड फूड खाइए, आप बाहर का खाना खाइए, आप अपने किचन में बना हुआ, अपने घर में बना हुआ वेजिटेबल ऑयल में यू कैन हैव नॉर्मल फूड। जो भी नॉर्मल कुक्ड फूड है इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी। जो सब्जियां अगर फ्राइड भी हो रही हैं दैट कम्प्लीटली सेफ एंड हेल्दी। अगर आप 2 चपाती सुबह शाम खा रहे हैं तो देन कीप दैट, बिकॉज यू नीड एटलीस्ट दैट मच फॉर एनर्जी। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड फटीग ऑल्सो। प्रोटीन भी जरूरी है, वी आर नॉट डिनाइंग दैट। सो अगर आप 30-40 वो ले रहे हैं, 30% ये 40, 20 to 30% आपका फैट भी आ रहा है, मोस्टली अनसैचुरेटेड। लेकिन क्या होता है कि हम लोग हिमालयस में तो नहीं रह रहे, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम बिल्कुल ही वेजिटेरियन गाय बकरी की तरह रह लें, बिल्कुल वेजिटेरियन सैलेड फ्रूट्स पे रह लें और उसमें हमारा फैट कंजम्पशन ना हो, चीनी ना हो, बिल्कुल फैट ना हो। सो वो जो बीच बीच में आता है, दैट इज़ वाई वी नीड टू कीप एन आई कि हम अपना चेक करते रहें, भाई शुगर ठीक है, लिपिड प्रोफाइल ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, आई एम एक्सरसाइजिंग इनफ, मेरा एक्सरसाइज टेस्ट ठीक है,
तो ये पैरामीटर्स जो मेरे ठीक हैं, मेरा वेट स्टेबल है, इनको हम वॉच कर सकते हैं। बट इसमें कहीं भी ये गुंजाइश नहीं है और ऐसे पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल हार्ट अटैक हो रहा है बिकॉज ऑफ जो भी रीज़न था, बैड लाइफस्टाइल, बट दैट डजंट मीन कि आप स्टारवेशन करके उससे बच जाओगे। इनफैक्ट स्टारवेशन कैन ऑल्सो लीड, मैलन्यूट्रिशन कैन लीड टू टाइप 5 डायबिटीज, विच कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम। और जो बॉडी में न्यूट्रिशन कम होता है, प्रोटीन वगैरह कम होता है, यू कैनॉट फाइट इन्फेक्शंस। आम इन्फेक्शन से ही आपको प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी नहीं रहेगी, ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस विल बिकम हाई। तो आप एक तरफ से बचोगे, दूसरी तरफ जाओगे। सो बैलेंस डाइट, मॉडरेशन। तो डॉक्टर साहब आपने ये मेरे बिल्कुल मन की बात आपने कही कि रोटी को, जो गेहूं की रोटी है उसको पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। उसको कम से कम दिन में अगर आप एक ले लें, 2 ले लें, तो आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड आल्सो। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। नहीं तो उसको कहते हैं कीटो डाइट। कीटो डाइट इटसेल्फ इज फेल्ड, क्योंकि जिन्होंने शुरू किया था, ही हिमसेल्फ डाइड ऑफ कार्डियोमायोपैथी। यस यस, आई रिमेंबर दैट। सो इट इज नॉट दैट कि वो, इट इज नथिंग इज परफेक्ट। वी हैव टू बैलेंस, वी हैव टू गो इन मॉडरेशन। मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट भी याद है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में था कि उन्होंने कार्बो बिल्कुल छोड़ दिए, कार्बोहाइड्रेट्स, और लगभग 3 महीने के बाद उनके खुद मैंने मुंह से सुना कि साहब हमें कुछ और बीमारी जो थी वो लगी हैं। तो आई थिंक ये आपने बड़ी सही अच्छी बात कही कि रोटी खाना भी जरूरी है। रोटी हो, थोड़ा बहुत राइस हो, चावल हो, जो जिसका चॉइस है। दूसरी तरह के भी हैं। और आजकल तो सर हमारा इंडिया में तो हर सीजन में नई सब्जी आ जाती है। सब्जी आती है, और आपके ग्रेन्स देख लीजिए आप, सीरियल्स हैं, बाजरा, मिलेट, मिक्स करके खाइए, मेज मिक्स करके खा सकते हैं। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी ये इशू में कई बार दिमाग में आता है कि जो आजकल बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे शायद हम जब थे, हम तो सारा दिन धूप में ही खेलते थे, धूप में भी खेलते थे और भागते भी बहुत थे। आजकल सनलाइट का एक्सपोजर धीरे धीरे, क्योंकि लोगों ने अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया, बाहर निकलते ही नहीं है। इवन संडेज को भी लोग एसी में रहना पसंद करते हैं। तो जो सनलाइट की जो बॉडी पे जो हमारी एक्सपोजर था वो बहुत कम हो गया। क्या उसकी वजह से भी हमारी बॉडी पे, हमारे हार्ट पे कुछ इफेक्ट आता है? देखिए, विटामिन डी आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम चेक करते हैं तो मेजॉरिटी में जो अर्बन है कि ये कम आता है, और नेचुरली इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस मुझे लगता है कि जो एक बॉडी में एक तंदुरुस्ती नहीं है, वीकनेस है, इस तरह की अगर फीलिंग रहती है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर नहीं कर सकते। आप उसको कवर करने के लिए खाना ज़्यादा खाते हो, उससे एनर्जी लेने की कोशिश करते हो। एनर्जी तब आएगी जब आप एक्सरसाइज करके फ्यूल को बर्न करोगे, ऑक्सीजनेशन होगा। दैट इज वाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। मसल टोनिंग अप इज इंपॉर्टेंट, मसल स्ट्रेंथ, तो ताकि ग्लूकोज का कंजम्पशन हो। तो वो सारी चीज़ों में आपकी एक सुस्ती आने लगती है, सो इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। सो विटामिन डी चेक होना, करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है जो आपने नहीं बताई, लेकिन मैं उसको भी लिंक कर रहा हूँ कि B12 जो है वो वेजिटेरियंस में कम होता है। वो भी एक दूसरा फैक्टर है जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं पॉपुलेशन में, वेजिटेरियनिज्म की वजह से वो भी कम है। वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा सोर्स है मशरूम्स। तो लेकिन B12 सप्लीमेंट होना चाहिए, चेक होना चाहिए अगर किसी के कम है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो बॉडी में वीकनेस। आपको ध्यान होगा कि एक बड़ा कॉमन सा एक कैप्सूल आता है बीकोसोल के नाम से, जिसको बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मली हम बोलते हैं। तो वो रेगुलर मेरे ख्याल में लेने में कोई 10-15 दिन में कभी एक बार ले सकते हैं। बिकोसुल लेने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हमारे किसी के B12 कम है तो उसको थेराप्यूटिक डोज में जो B12 देना होता है वो जरूरी है, वो अलग से है। तो वो बिना पता किए वो सप्लीमेंट पूरा नहीं कर पाएगी। तीसरी चीज है, आजकल बहुत बात हो रही है सार्कोपीनिया की, यानी मसल का वीकनेस। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज में जो हम करते हैं एरोबिक प्लस योगा, दोनों में मसल टोनिंग, मसल स्ट्रेंथ होता है। जो हम अगर ट्रेडमिल करते हैं या सिंपल वॉक के लिए जाते हैं, दौड़ते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स की एक्सरसाइज होती है। उसके अलावा हमें पैर उठाना, पैरों की एक्सरसाइज जैसे योगा में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक्सरसाइज के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। एरोबिक जो कि दौड़ना हो गया, ट्रेडमिल पे हो या क्रॉस ट्रेनर पे हो। दूसरा पार्ट है योगा, जिसमें कि आपके माइंड को भी ट्रेन करता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, शवासन हो गया, जिसको योग निद्रा भी कहते हैं, नींद से सोने के लिए। ये जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए हार्मनी इन द बॉडी, मसल टोनिंग, स्ट्रेंथ, ऑक्सीजनेशन, फीलिंग फिट। और ये जो कमियां हैं वो तब कम होंगी जैसे कि हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि डाइट में हम टोटल स्टारवेशन पे नहीं जा रहे, बैलेंस डाइट पे जा रहे हैं।
ऑल काइंड्स ऑफ कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, रेनबो बोलते हैं कलर्स, जी, जी, उसमें क्या है कि फ्लेविनॉइड्स, ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बॉडी को मिलते हैं। ये जो आपका प्रश्न था, ये जो वे प्रोटीन और ये जो बिक रहे हैं, ये उसको बिल्कुल अवॉइड बिल्कुल करना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। टोटली हार्मफुल हैं क्योंकि Yes. दे कैन हार्म द किडनीज। Yes, yes. और ये जो कई बार आप देखेंगे वो कहीं भी बोल देंगे कि हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वी हैव टू बी अवेयर क्या सोर्स है उसका, जो आप प्रोटीन ले रहे हैं उसका क्या सोर्स है। source है। इट शुड बी फ्रॉम अ रेप्यूटेड सोर्स, Yes, इट शुड बी टेस्टेड एंड प्रूवन कि हाँ इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। द बेस्ट सप्लीमेंट इज नेचुरल डाइट, Natural. क्योंकि उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहता। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि मसल वीकनेस ना हो, और उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग अप टू ½ kg और डिपेंडिंग ऑन हेल्दी पीपल इवन अप टू 5 kg इज गुड। तो मसल टोनिंग जो है आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक दोनों है। That is very necessary. तो जैसे डॉक्टर साहब आमतौर पे जब हम जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते भी हैं, तो उसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज, वन इज कॉल्ड कार्डियो, वन इज कॉल्ड दी अदर वन वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो कार्डियो की एक्सरसाइज एक नॉर्मल आदमी को कितनी देर से ज्यादा नहीं करनी चाहिए? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, या कुछ उसकी, क्योंकि मैं आपने पीछे देखा है जो बहुत से लोग डेथ भी हुई है, हमारे बड़े कुछ सेलिब्रिटीज की भी हुई थी। तो कार्डियो की कोई लिमिट कहाँ तक आदमी को जाना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि जो बीमार है उन्हें डॉक्टरी सलाह से ही करना। वो तो है ही, वो तो बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके लिए ये एडवाइस मैं दे सकता हूँ। जो नहीं कर रहे हैं और वो ऑलरेडी 30 के करीब हो गए हैं, तो दे शुड ऑल्सो पहले डॉक्टरी सलाह से ही वो अपने बिल्डअप करें एक्सरसाइज। पहला प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज है स्लोली बढ़ाएं, ग्रेजुअली बिल्डअप करें। दूसरी चीज है जो आप कह रहे हैं कि कार्डियो, और जो दूसरा है वेट लिफ्टिंग वाले या जो मशीन पे है, तो कार्डियो हम कर सकते हैं ऑन ट्रेडमिल, बाइसिकल और क्रॉस ट्रेनर। तो कार्डियो का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सडन स्पर्ट में उसको ना बढ़ाएं, सडन लोड ना बढ़ाएं, ग्रेजुअली बिल्डअप करें। तो जैसे हम ट्रेडमिल करते हैं, तो आपने जैसे 4 किलोमीटर पे स्टार्ट किया, धीरे धीरे आपका जैसे बॉडी एडजस्ट हुई, आपने विद इन 5 डेज उसको बढ़ा के 5 किया, फिर 6 किया, देन वंस द बॉडी गेट एडजस्टेड यू कैन गो टू दैट लेवल। उस पर फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको हमें सस्टेन करना। तो हम उसी 5 या 6 पे जहाँ हम कंफर्टेबल हो गए उसको सस्टेन करिए 20 मिनट्स। तो और बीच बीच में अगर आप बढ़ाना चाहें, दैट इज एट ए लेटर स्टेज, जब आप मोर एग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें लिमिट तो जनरली हम लोग ये कहते हैं कि 45 मिनट्स इज अ रीजनेबल लिमिट। हाँ, बिल्कुल यही मैं आपसे 45 मिनट्स, मैक्सिमम इज 1 hour, बट देन दैट इज आफ्टर ए एडवांस स्टेज व्हेन योर बॉडी इज एडजस्टेड टू दैट मच। सडनली यू कैन नॉट गो ऑन दिस। दूसरी चीज़ है कि आप उसको अगर डिवाइड कर लेते हैं कि बाइसिकल पे, ट्रेडमिल पे, क्रॉस ट्रेनर, मोस्टली कार्डियक पेशेंट्स में जो पोस्ट रिकवरी हो गए हैं, कम्प्लीटली नॉर्मल हैं, एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, उनमें यूजुअली एक्सरसाइज प्रेस्क्रिप्शन ये होता है कि आपका हार्ट रेट शुड नॉट एक्सीड 75% ऑफ 220 माइनस एज। अच्छा। तो किसी की अगर 70 एज है, 220 माइनस 70 इज 150, उसका 3/4 जो आता है विच इज ऑलमोस्ट 120। तो ये एक्सीड नहीं होना चाहिए व्हेन देयर एक्सरसाइजिंग। तो आजकल की मशीन्स में आप जब हैंडल पकड़ते हैं या उसमें वो भी लगाते हैं, तो आपको वो हार्ट रेट देता रहता है। सो यू नो कि हमारे इस लेवल पे, इस लेवल ऑफ एक्सरसाइज को हमें सस्टेन करना है 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, फिर दोबारा कर लीजिए लाइक दैट, सो दैट आपकी हार्ट का कंडीशनिंग, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बेटर हो रही है विदाउट हार्मिंग यू। और इसका मतलब सर, मैं अगर आपकी बात से इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें तो 40 मिनट्स के आसपास की जो कार्डियो है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें एक कॉशन ये भी है जी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, प्लीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके तभी आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बीपी बढ़ता है, अदरवाइज जाएगा और वो फिर देन बिग प्रॉब्लम। सो और टारगेट ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, अगर उनको एक्सरसाइज में जाना है, देन देयर ब्लड प्रेशर शुड बी लोअर देन द यूजुअल, की लोएस्ट टॉलरेटेड। 120/80 इज रीजनेबल। अगर 110-70 भी जा रहा है बीच बीच में बिकॉज ऑफ मेडिसिन, तो भी ठीक है, क्योंकि कोई सिम्टम अगर नहीं हो रहे, चक्कर नहीं आ रहा, देन यू आर इन अ सेफर जोन, क्योंकि आप जो एक्सर्शन करोगे यू आर स्टिल। तो डॉक्टरी सलाह इसी बात की होती है कि जिन्हें किसी तरह का भी कोई कंसर्न है, बीमारी है, वो जब डॉक्टरी सलाह से करते हैं तो ये सारी चीज़ें टेकन केयर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो हमारी ये सभी कार्डियो भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो आपकी मशीनों पे वेट लिफ्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहीं, क्योंकि मैं ये आजकल जो बहुत न्यूली बॉर्न बच्चे हैं उनके बारे में, जैसे हमारी फैमिली में भी हैं, आप सबकी फैमिली में होंगे, तो उसमें एक बड़ी नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि दूध नहीं देना,
शुरू के कुछ साल, 1-2 साल। हम तो डॉक्टर साहब जब हम छोटे थे और हम तो दूध पी के ही बड़े हुए, तो ये नया जो एक नया इशू आ गया, क्या वो कहते हैं दूध अगर आप 2 साल तक दे दोगे तो हार्ट को ये हो जाएगा, तो उसका ये क्या एक नया इशू खड़ा हुआ है? देखिए ऐसा है कि यूजुअली तो 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग से वीनिंग होती है। जी 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 तो वो फीड तो देना ही चाहिए। जी ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वीनिंग होने लगती है तो बाहर का दूध उस टाइम पे अलाउ हो जाता है, हाँ अनलेस किसी को कि इंटॉलरेंस है लैक्टोज या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो 6 से 8 महीने के बाद जो है यूजुअली वो लोग तो मिल्क, मतलब दूध से ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई मेजर चैलेंज नहीं है। मैंने देखा है कि लोग 2-2 साल तक वो शायद ठीक नहीं है। अब एक नया ट्रेंड ये भी है कि शुरू में मीठा नहीं देना मीठा है, नहीं देना चाहिए। हाँ ये भी मैंने बिल्कुल नया, क्योंकि क्या होता है कि उसको टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो हाँ। मीठा, देखिए मीठा देना भी है और नहीं भी देना नहीं है, भी देना है। यानी कि अपने को हर चीज में मॉडरेशन है, जी जी रेस्ट्रिक्टेड रखना है। हाँ ये वी शुड नॉट मेक देम एडिक्टेड, मोर इम्पोर्टेंटली कि कोका कोला या जो ये पेप्सी या जो इस तरह के ड्रिंक्स ये हैं, नहीं देना चाहिए। इरेटेड ड्रिंक्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, जी जी चिप्स हो गए, हाँ। इन चीजों का चस्का नहीं लगना चाहिए बच्चों को। बेटर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डेवलपिंग दिस रादर देन नेचुरल फूड्स। यस नेचुरल फूड्स पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं हाँ, होती। बिल्कुल सही। वंस दे आर ग्रेजुअली बीइंग वीन्ड ऑफ 8-9 महीने साल तक वो लोग को नॉर्मल खाना हम लोग बच्चों को देते हैं। अच्छा सर, जैसे हम इंडिया में हैं और हमारे यहाँ तो फलों की भरमार है, तो मेरे ख्याल में जैसा जो मुझे लगता है कि आपको हर सीजन में हर फल खाना चाहिए। जी, सीजनल फ्रूट कोई ऐसा फल भी है जो हार्ट के लिए ज्यादा सप्लीमेंट करता है, और उसको अगर हम पूरा अच्छी तरह से खा लें तो पूरा साल की उसकी कंपनसेट कर दे उसको? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नेचुरल है, एवरीथिंग हैज टू बी Everything has- एट द टाइम, एट दैट टाइम और बैलेंस्ड है, और नेचर ने शायद दिया भी उसी हिसाब नेचर से। दिया उस हिसाब से। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर डायबिटिक है जी तो मीठा yes, फ्रूट अवॉइड, वो तो है ही। केला नहीं खाना है, आम नहीं बट खाना। नॉर्मल आदमी कुछ भी खाए। पर मैं बता, हाँ नॉर्मल आदमी कुछ भी, पर मैं बता दूं डायबिटिक्स के लिए पर्टिकुलरली सबसे बेस्ट फ्रूट है अमरूद। हाँ हाई फाइबर है, शुगर ज़्यादा नहीं है, सारे और मिनरल्स साल में हैं, 2 बार आता है, फाइबर है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आजकल तो साल भर मिल जाता है। साल भर ही मिलता रहता है। तो ये आपसे आज हम, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी हम जानना चाहते थे, और लास्ट एक क्वेश्चन है सर मेरा, कि आपने सारा सब कुछ बता दिया कि हार्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, वो पंप करता है, तो ये बेसिकली एक मशीन है जो अपने आप ही काम कर रही है। तो सर जो ये बड़े बड़े शायर और ये सब कहते हैं कि दिल दे दिया, दिल ले लिया, तो ये दिल शब्द लेने देने में कैसे आया ये? देखिए ये तो शायरी का ही हाँ सब्जेक्ट शायरी है, का ही है, उसको दिल का कोई लेना देना है? डायरेक्टली दिल का नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है जो वो कहते हैं दिल टूटना, हाँ हाँ, तो दिल टूट गया। स्ट्रेस जो होता है, इमोशनल स्ट्रेस, जी जी आपने देखा होगा लोगों के इमोशनल स्ट्रेस में हार्ट अटैक हो जाता है। जी स्ट्रेस हार्मोन्स जो आते हैं वो हार्ट को अफेक्ट करते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। टाकोसुबो, ये एक जापानी ने इस बीमारी का नाम दिया, जिसमें हार्ट बिल्कुल फेल कर जाता है। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्ट्रेस, जिससे कि फिजिकल हो या मेंटल हो, इट कैन कॉज ए वीकनिंग ऑफ हार्ट, फेलियर ऑफ हार्ट। ऐसी सिचुएशन में रिकवरी अच्छी होती है। हमने देखा है कि वो इवन किसी को सर्जरी में जाना है, उसके स्ट्रेस में उसका ये हो जाता है, देन दे रिकवर रैपिडली फ्रॉम दैट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने जो है रेज करी है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड ये होता है। जैसे कि कुछ लोगों में आपने देखा होगा, जैसे इरेगुलर बीट्स होती हैं, फास्ट एट्रियल फिब्रिलेशन, तो फास्ट बीटिंग की वजह से भी हार्ट फेल कर जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, क्योंकि वो भी वही फिनोमेना है कि जो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ा। लेकिन ये अलग चीज़ है, ये टाकोसुबो जो है ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, जिसमें कि कैटेकोलामीन्स और हार्मोन्स इतने बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, कि वो हार्ट को जैसे पूरी तरह, तो इसी को कहते हैं दिल टूटना। तो ये शायरों ने जो है उसका अच्छा इस्तेमाल किया है, तब उनको समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है, लेकिन आज हमें पता है क्या होता है। और दूसरी चीज़ है, स्ट्रेस से हार्ट अटैक होना, वो दिल की नसों में, जैसे किसी का प्लाक है, बीमारी 60-70 बनी 80 बनी हुई है, तो जैसे ही स्ट्रेस होता है बीपी बढ़ता है, प्लाक रप्चर, अंदर जो चिकनाई है रप्चर करती है, उस पर फिर क्लॉट बैठता है और वो हार्ट अटैक होना, वो सिविल सिस्टम में आ गई। हाँ वो मसला, वो अलग चीज़ है, वो जाके और मसल को डैमेज करता है क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा। तो वो कॉमन हार्ट अटैक है जिसमें हम एंजियोप्लास्टी करके उसको खोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कैलगरी में था, मैंने ट्रेनिंग करी कनाडा में, यूके में काम किया जी। तो वहाँ पे एक बास्केटबॉल प्लेयर आया, यंग था,
जी जी। वो बास्केटबॉल खेलते खेलते उसको हार्ट अटैक हो गया। हम्म। तो ये क्या कनेक्टिव टिश्यू में उसका जो है, जो बास्केटबॉल प्लेयर लंबे होते हैं, टॉल होते बहुत हैं, tall तो कई बार इनमें जो अंदर जो आर्टरी का जो है मीडिया का थिकनेस कम होता है, हाँ। तो उसकी आर्टरी में अंदर रप्चर होकर क्लॉट बन गया था। उसको हमने खोला, बच गया वो। जी वैसे ही हमारी एक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, स्विमिंग करते हुए जी जी। कंप्लीटली हेल्दी, लेकिन उन्होंने कहीं पे उनको स्ट्रेस हुआ, और जो आप बता रहे हैं स्टारवेशन, हाँ, तो स्टारवेशन से बॉडी ऐसी फ्रेल हो जाती है। बिल्कुल। तो वो एक्सरसाइज करते टाइम उनकी आर्टरी के अंदर जो है वो कहीं रप्चर हुआ और उनको हार्ट अटैक हुआ, एंजियोप्लास्टी से बचाया गया। अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसा तो ये स्ट्रेस, स्टारवेशन, इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। बिल्कुल। तो योगा, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, बिल्कुल। लाइफस्टाइल, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। मॉडरेशन इज़ द की। यस। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे सोच रहा था कि लास्ट में ही पूछूंगा, कि जैसे माय मदर हम उनके साथ ही रहते हैं, तो मैंने उनके कई बार देखा है, और ये शायद मतलब मैं मदर का रेफरेंस लेके पूछ रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम कॉमन औरों को भी हो सकती है, कि मैं जब उनका रात को बीपी चेक करता हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन उनकी हार्ट बीट जो है वो नेचुरली जो है वो 88, 90 इसी रेंज में रहती है। तो कई बार उनको जैसे रात को पसीना आ जाता है, तो ये हार्ट बीट का बढ़ जाना बावजूद इसके कि आपका बीपी बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या सर, उसके बारे में कुछ देखिए, हार्ट रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हाँ, ये देखा गया है कि जो परसिस्टेंटली हाई हार्ट रेट रहता है, वो उसके कई कारण हो सकते हैं। जी जी। जैसे खून की कमी होना, अच्छा। बॉडी में कोई इन्फेक्शन होना, थायराइड का इशू होना, स्ट्रेस का होना, जी जी। बहुत सारे इश्यूज हैं, नींद ठीक नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इनएक्टिव हैं, अगर वो बेड पे पड़े हुए हैं, उनके हार्ट रेट बढ़नी शुरू हो जाए, तो कई बार पैर में क्लॉट बढ़ने से होता है, ये भी होता है, क्लॉट लंग्स में जाने से होता है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अगर किसी की अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि हार्ट रेट उसका बढ़ेगा ही। हार्ट रेट इनफैक्ट अपने व्यक्ति सारा दिन सोया ही रहे और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ही ना करे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस खत्म है, इसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो सो इट हैज टू बीट मोर। जैसे आपने देखा होगा बॉर्ग का जो टेनिस प्लेयर थे, हार्ट बीट 39 उनका नॉर्मल था, बिकॉज ही वाज हेल्दी एथलीट, और इनकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी थी हार्ट ट्रेन होकर कि हार्ट रेट उनका स्लोअर साइड, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है उतने में ही। सो इट इज एबल टू बिकम मोर एफिशिएंट। लेकिन इसके बाद जो लास्ट एक पॉइंट हम लोगों ने कवर नहीं किया, मैं फिर भी बताना चाहूंगा, बिल्कुल, आप तो अल्कोहल को लेके मिथ है जी 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 कि अल्कोहल इज प्रोटेक्टिव, इट इज नॉट। यस, अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, उसका कोई भी पॉजिटिव बेनिफिट हमारे साइंस में नहीं है। यस, आप डॉक्टर साहब, आपने बाकी मैं मिस कर गया था इस क्वेश्चन को, और ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और ये मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स में भी हमने ये सुना है कि यार अगर 2 पैग ले लिए जाए तो ये तो हार्ट के लिए अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देयर इज नो एडवांटेज टू दैट, इट कैन लीड टू क्रॉनिक हार्मफुल। अब लोग जो कर रहे हैं, if they cannot stop, at least they should go to moderation। वो तो फिर वही है सर, वो गाना है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हार्ट, बिकॉज इसमें 7 टाइप के कैंसर होते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर क्रॉनिक यूज में, डायबिटीज का इंसिडेंस, स्ट्रोक का इंसिडेंस, हार्ट अटैक का इंसिडेंस, सारा कुछ इसमें ही इससे संबंधित है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आज बहुत ही अच्छी डिस्कशन आपके साथ हुई जी, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि सर हम जब भी आपको हमें अगली बार आपको कभी भी समय मिले तो हम इसी इशू पे जरूर हम कुछ और भी आपसे जानना चाहेंगे, या आप कैसे सर्जरी करते हैं, हम एक बार वो भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आपका लाइव लेके। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सर।